चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पे हम लोग बीट्स के बारे में। अब ये बीट्स क्या है? देखो बीट्स भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का ही एक नतीजा है। अब देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में हर एक एग्जांपल सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का ही देखा था। तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या देखा कि अगर मान लो दो वेव्स को आप एक ही डायरेक्शन में भेज दोगे, जो दो वेव्स को हमने यहाँ पे क्या किया था, ऐसा लिया था कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा तो भी चलेगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। दो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो उसको हमने अगर सपोज करो एक ही लाइन पे एक ही डायरेक्शन में भेज दिया तो उसको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हर पॉइंट पे दो दो वेव आ जाएगा। अगर कुछ इस तरीके से भेजा जाए कि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ जाए और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ जाए, तो इस सुपरपोजिशन की वजह से ये जो हाल होता है जिसमें क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ हो जाता है, तो इस सुपरपोजिशन को हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दे के रखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो मतलब ये ऐसा सुपरपोजिशन है जिसमें हम दो वेव को कुछ इस तरीके से छोड़ेंगे कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट पे आ जाए, ट्रफ ट्रफ पे आ जाए और दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाए और जो नया वेव बनता है उसका एम्पलीट्यूड जो है ऐड होकर बड़ा वेव बन जाए, है ना। ये हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा केस हमने देखा था कि अगर दो वेव्स को हम एक ही डायरेक्शन में छोड़ेंगे और कुछ इस तरीके से छोड़ेंगे कि आपका एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ पे आ जाए और ट्रफ क्रेस्ट पे आ जाए, तो आपका जो रिजल्टेंट वेव है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। और अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो वेव आपका गायब ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ जा रहा है तो एक वेव धक्का जो पार्टिकल को ऊपर मार रहा है दूसरा नीचे मार रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका एम्पलीट्यूड छोटा हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, एक दूसरे को माइनस कर देगा। और अगर दोनों एम्पलीट्यूड दोनों वेव का सेम रहा तब तो कैंसल आउट हो जाएगा, सीधा वेव आपका गायब हो जाएगा। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। फिर हम लोगों ने क्या किया था, दो एग्जैक्टली सेम वेव जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं और तब ये मिलते हैं, एक गया और एक वापस आया, तो हमको लूप के फॉर्म में वेव मिलता है जिसको हम लोग स्टेशनरी वेव बोलते हैं। तो अगर एक वेव, दो वेव है, दोनों वेव एग्जैक्टली सेम है, बस डायरेक्शन का फर्क है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे और तब मिलेंगे तो स्टेशनरी वेव बनाते हैं। तो ये भी एक सुपरपोजिशन का एग्जांपल। ये सारे सुपरपोजिशन के एग्जांपल है। सुपरपोजिशन मतलब कि हर पॉइंट पे दो वेव आपको नजर आएगा, ठीक है, साथ में जा रहे थे तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिले तो फिर स्टेशनरी वेव बना। उसके अलावा यहाँ पे अब देखो क्या बन रहा है, बीट्स भी एक सुपरपोजिशन का ही नतीजा है। इसमें हम क्या करेंगे, दो वेव्स को भेजेंगे, एक ही लाइन से भेज देंगे दो वेव को, लेकिन इसमें क्या फ़र्क होगा देखो, जैसे एक वेव ऐसे भेजा और दूसरा वेव ऐसे भेजा। फिलहाल ये जो दोनों वेव्स आगे जाके सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे पर, तो इसमें फ़र्क देखो क्या है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। अभी तक हम लोगों ने जो भी वेव्स देखे थे, चाहे वो स्टेशनरी वेव की बात हो या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, उसमें जो भी दो वेव की हम बात कर रहे थे, जो दो वेव सुपर इम्पोज कर रहे थे, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी। अब फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, इसका मतलब आपको वेव दोनों ऐसे दिखेंगे, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, राइट। अगर मान लो मैं एक वेव ऐसे बना दूँ तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा हो गई इन दोनों से, क्योंकि इसमें साइकिल्स जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं। तो हम कभी ऐसा, हमने अभी तक एग्जाम्पल नहीं देखा था जिसमें एक वेव ऐसा हो और दूसरे वेव की साइकिल जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी अलग उसकी फ्रीक्वेंसी अलग। हमने अभी तक जो भी सुपरपोजिशन का एग्जाम्पल देखा उसमें दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम थी, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है भले ही, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम था। अब यहाँ पे आपको ऐसे दो वेव्स भेजने हैं जिनका एम्पलीट्यूड तो सेम हो, ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम भी, यहाँ एम्पलीट्यूड तो सेम हो लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अलग हो, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा अलग हो। थोड़ा सा ही क्यों अलग हो उसका मैं रीज़न बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अलग हो, एक की फ्रीक्वेंसी n1 दूसरे की फ्रीक्वेंसी n2, जैसे एक का फ्रीक्वेंसी मान लो 101 हर्ट्स है, दूसरे का 103 हर्ट्स है, तो सिर्फ 2 हर्ट्स का गैप है, हल्का सा गैप हो, 2 हर्ट्स का, 3 हर्ट्स का, 4 हर्ट्स का। तो ऐसे दो वेव्स को हमें लेना है, और याद रखना कि बीट्स के लिए हम लोग दो साउंड वेव्स ले रहे हैं, ये टेकिंग 2 साउंड वेव्स, यहाँ पे हम लोग 2 साउंड वेव्स लेते हैं। तो जो प्रोडक्शन ऑफ बीट्स की मैं बात कर रहा हूँ इसमें 2 साउंड वेव्स लेंगे,
एक की फ्रीक्वेंसी n1, दूसरे की फ्रीक्वेंसी n2, दो वेव्स, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, सेम एम्पलीट्यूड ए, सेम एम्पलीट्यूड ए, बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, स्लाइटली हल्का सा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। जब ऐसे दो वेव्स को आप सुपर इम्पोज करोगे एक दूसरे के ऊपर, तो जो नया वेव तैयार होगा वो वेव आपका कैसा होगा। इसमें रिजल्टेंट का तो चलो देखते हैं। इसका नया वेव कैसा होगा बताओ। दो वेव्स, दोनों साउंड वेव्स है, दो साउंड वेव्स, दोनों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग है और एम्पलीट्यूड सेम है। अगर ऐसे दो वेव सुपर इम्पोज करते हैं तो क्या होगा, नया वेव जो बनेगा वो क्या होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में क्या फ़र्क है। देखो, अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मतलब उसके पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से आवाज़ बहुत तेज़ आएगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। याद रखना, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वेव का तो इसका मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़ोर से साउंड सुनाई देगा। अगर लाइट वेव है, अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ब्राइट होगा। इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस, लाइट के केस में। साउंड के केस में अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होता है इसका मतलब वो ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देगा। तो इंटेंसिटी डिपेंड करता है सीधा सीधा एम्पलीट्यूड पे कि पार्टिकल्स कितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है। दूसरी चीज़ आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऐसा साउंड वेव आपको कैसा सुनाई देगा। देखो, जब एक लड़का बोलता है और एक लड़की बोलती है तो दोनों की आवाज़ में फ़र्क है। मानो दोनों एक ही इंटेंसिटी के साथ बोल रहे हैं, कोई चिल्ला नहीं रहा है या कोई हल्के से नहीं बोल रहा है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। अगर दो लोग हैं, दोनों की इंटेंसिटी अगर सेम है तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा, पहली चीज़ तो ये। अब उसके बाद तो भी आपको आवाज़ में फ़र्क नज़र आएगा। लड़की की आवाज़ थोड़ी श्रिल है, पतली है, लड़की की आवाज़ थोड़ी लड़के का जो आवाज़ होता है वो थोड़ा भारी होता है। ये जो डिफरेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। समझ गए। तो अगर सपोज करो आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो आवाज़ मोटी पतली हो जाएगी, भारी या हल्का हो जाएगा, और वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब पतली आवाज़, श्रिल आवाज़ लड़कियों की तरह। कम फ्रीक्वेंसी, जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही भारी होगा आवाज़। तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में ये डिसाइड करता है कि आपकी जो आवाज़ है वो कितनी मोटी कितनी पतली है। एम्पलीट्यूड आपका ये डिसाइड करता है कि इंटेंसिटी कितना ज़्यादा है, कितना ज़ोर से बोला जा रहा है। समझ गए चीज़। हमें क्या करना है, हमें दो ऐसे फ्रीक्वेंसीज लेने, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड लेना है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों को सुपर इम्पोज कर दो। इससे जो नया वेव आपको मिलता है, नया साउंड आपको मिलता है, वो बड़ा ही अलग तरीके का होता है। जब इन दोनों को ऐड करके आप नया साउंड देखोगे तो नया साउंड आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ध्यान से देखोगे, अगर सपोज करो इस नए साउंड वेव को, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, है ना। ये साउंड वेव ऐसा था। देखो, साउंड वेव एक्चुअली लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है, मैं जानता हूँ, और लॉन्जिट्यूडनल वेव में कॉम्प्रेशन रेफेक्शन बनता है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि उसको, मतलब उसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो पार्टिकल देखो कैसा होता है, वेव आगे जाता है और पार्टिकल ऊपर नीचे आगे पीछे ऑसिलेट करता है। किसमें? लॉन्जिट्यूडनल वेव में। तो आप ग्राफ प्लॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ प्लॉट करो आप, पार्टिकल का वेव का डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस पे, और पार्टिकल वाइब्रेट तो कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही आगे पीछे, पर उसका जो मोशन का ग्राफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, वो वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दो। तो जब वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दोगे तो ये भी आपका ट्रांसवर्स वेव जैसा दिखने लग जाता है। तो हम सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव जैसा, और कुछ नहीं। बाकी हम जानते हैं कि आपका साउंड जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव है और उसमें कॉम्प्रेशन रेफेक्शन बनता है, पर यहाँ पे हम इसे इस तरह से दिखा रहे हैं बस रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, आप पार्टिकल्स का वाइब्रेशन को एक्स के बजाय न मानकर वाई पे मान लो तो वो ट्रांसवर्स जैसा ही होगा। तो सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि आपको क्लियर आइडिया है, हमने इस तरीके से वेव बना रखा है। अब जो दोनों का मिला के रिजल्टेंट वेव बनता है, ये रिजल्टेंट वेव देखो कैसा है। आप देखोगे कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, कम होता है, ये टाइम के साथ है। याद रखना, ये जो ग्राफ है इसका एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये मान के चलो आप, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो टाइम के साथ आपका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर एम्पलीट्यूड कम होगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फिर कम होगा। इसका मतलब
आवाज़ की इंटेंसिटी यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ता है, कम होता है, जीरो हो जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर जीरो हो जाता है। तो दोनों वेव को जब मिला दोगे तो कुछ इस तरीके का साउंड वेव आपको नजर आएगा, जिसमें साउंड की इंटेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है। साउंड की इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते, देखो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ रहा है। तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे कम होगा, जीरो होगा, और फिर वापस बढ़ेगा, फिर कम होगा, बढ़ेगा, इस तरह से चलता जाता है। तो अगर मैं आपको ये आवाज़ निकाल के दिखाऊं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना कि किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस होता है अगर आप दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को सुपर इम्पोज करते हो सेम एम्पलीट्यूड वाले। तो आपको जो नया आवाज़ मिलेगा या नया साउंड मिलेगा वो कुछ इस तरीके से कि उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली कम ज़्यादा होता जाएगा। तो आपको आवाज़ कैसा मिलेगा, ध्यान से सुनना, मैं आपको सुना रहा हूँ। सॉरी। तो आप देख सकते हो कि आवाज कम ज्यादा हो रहा है। मैक्सिमम पे साउंड चला जा रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी पे, उसके बाद फिर वापस से धीरे धीरे जीरो पे आ जा रहा है, फिर मैक्सिमम पे, फिर जीरो पे। इस तरीके से आपका साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, समझे। तो ये आपका बीट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं बीट्स। जो कभी साउंड मैक्सिमम हो जाता है, फिर कभी मिनिमम हो जाता है। तो एक मैक्सिमम साउंड और एक मिनिमम साउंड मिला के हम उसको बोलते हैं कि एक बीट प्रोड्यूस हुआ है, और इसी को बीट्स बोला जाता है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। जब साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो हम कहते हैं इसको वैक्सिंग, कि भाई वैक्सिंग प्रोड्यूस हुआ है। जब इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, मिनिमम इंटेंसिटी, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ है, वेनिंग प्रोड्यूस हुआ है, वेनिंग। वैक्सिंग वेनिंग, वैक्सिंग वेनिंग, वैक्सिंग वेनिंग, ये सब चलते रहता है ना। तो यहाँ पे एक वैक्सिंग और एक वेनिंग, एक वैक्सिंग प्लस एक वेनिंग मिलाकर आपका एक बीट तैयार होता है, ठीक है। और इस तरीके से आपका बीट्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में आपको कितना बीट सुनाई दे रहा है उसे बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, समझे। बीट फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से, कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। एक सेकेंड में आपको कितना बीट सुनाई देगा, ये आपकी बीट फ्रीक्वेंसी होती है, उसी को हम लोग बीट कहते हैं। यानी कि एक सेकेंड में आपको कितनी बार वैक्सिंग वेनिंग सुनाई देगा, वैक्सिंग वेनिंग एक बीट हो गया, वैक्सिंग वेनिंग दो बीट हो गया। तो अगर मान लो एक सेकेंड में आपको 5 बीट सुनाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे हमारे बीट फ्रीक्वेंसी 5 बीट्स पर सेकेंड है, समझ गए। चलिए अब बीट फ्रीक्वेंसी का हम डिराइव करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, और यहाँ पे आपका टॉपिक होगा एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी, एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन बीट फ्रीक्वेंसी। चलिए ठीक है। पार्टिकल्स मान लो आपका बीट फ्रीक्वेंसी में, सबसे पहले हम लोग दो वेव्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक वेव है, इसका y1 इक्वेशन यूज़ करेंगे। दूसरा वेव उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग होगी, तो इसका हम लोग y2 इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, y इक्वेशन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन होता है, हम लोग को पता है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स हम लोग यहाँ पे लेंगे, और जो आपका फेज है उसको हम दोनों का जीरो मान के चल रहा है, फेज से हमें लेना देना नहीं है, तो इसको बस रहने दो, फाई का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे, जैसे हम लोग ने स्टेशनरी वेव में किया था। ओमेगा को हम लोग 2πn लिखेंगे, और k को 2π/λ इंटू एक्स। के का फॉर्मूला 2π/λ होता है, ओमेगा का फॉर्मूला 2πn होता है। फिर से आप क्या करो, यहाँ पे 2π कॉमन ले लो। 2π अगर आप कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, nt माइनस x/λ। ये आपका वेव का इक्वेशन आ गया, ठीक है। और दोनों वेव के इक्वेशन के लिए क्या करोगे, y1 इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड हमने दोनों वेव का सेम रखा है, तो a साइन 2π
पहले वेव की फ्रीक्वेंसी n1 ले लेते हैं इंटू टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, और दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी x2 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई n2t माइनस एक्स बाय लैम्डा। तो हमने फ्रीक्वेंसी बदल दी है, बाकी सब कुछ सेम है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, इसमें n1 इसमें n2। अब ये दो अलग अलग साउंड वेव्स है और इनका ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी एक पार्टिकल को पकड़ते हैं, किसी एक पार्टिकल को पकड़ो, ऐसे पूरे वेव में से किसी एक पार्टिकल को पकड़ लो और उस पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है वो देखो, समझ में आ रहा है। तो हम अज्यूम करते हैं एट t इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 0, मतलब हमने शुरुआत वाला जो x इज इक्वल टू 0 पार्टिकल है, पहला पार्टिकल है, उसी को पकड़ लिया। तो x इज इक्वल टू 0 इन दोनों इक्वेशन में डाल दो। तो अगर x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y1 विल बी इक्वल टू a साइन 2 पाई n1t। देखो पहला इक्वेशन आपका x इज इक्वल टू 0 डालोगे a साइन 2 पाई n1t, और दूसरा हो जाएगा a साइन 2 पाई n2t। y2 विल बी इक्वल टू a साइन 2 पाई n2t। ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे। अब उसी पॉइंट पे उसी पार्टिकल के लिए अगर आपको रिजल्टेंट इक्वेशन ढूंढना है, सो देयरफॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो y1 प्लस y2, तो y इज इक्वल टू y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a साइन 2 पाई n1t प्लस a साइन 2 पाई n2t। a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन 2 पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t। अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो साइन सी प्लस साइन डी के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या आता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू आप लिख दो a, अब देखो साइन c प्लस साइन d, तो ये c है आपका और ये d है, 2 साइन c प्लस d। अब देखो 2 पाई और t तो कॉमन है दोनों में, तो 2 पाई n1 प्लस n2 इंटू टी, 2 पाई t कॉमन है, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो 2 पाई और t बाहर ब्रैकेट के ले लिया, यहाँ पे बचेगा n1, यहाँ पे बचेगा n2, 2 साइन c प्लस डी, दोनों को ऐड कर दिया और होल डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया, और कॉस c माइनस डी। अब इसको इसमें से माइनस करोगे तो अगेन 2 पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ होगा आपका n1 माइनस n2 इंटू टी और डिवाइडेड बाय 2, बस ये आ गया आपका। अब क्या करोगे बताओ, अब करना क्या, यहाँ पे 2a आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2a, और उसके बाद फिर ये कॉज वाला टर्म ले लेते हैं, कॉज 2 और 2 कर देते हैं कैंसल, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पाई n1 माइनस n2 इंटू टी, ये कॉज का हो गया, समझ गए ना, 2 और 2 कैंसिल कर दिया। पहले मैंने कॉज लिख दिया, अब साइन लिखते हैं, तो साइन 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी, साइन 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी। अब देखो यहाँ पे n1 प्लस n2 अपॉन 2 ये वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, और 2 पाई और टी वैसा का वैसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक काम करो, यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप a सब्स्टिट्यूट कर दो, और ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है उसको आप n सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इससे आपका इक्वेशन क्या बनेगा, लेट a इज इक्वल टू 2a कॉस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी, और n का n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 अपॉन 2। तो इससे आपका ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू a
साइन 2 पाई n इंटू टी। बस ये इक्वेशन बन गया, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n इंटू टी। ठीक है, अब देखो ये आपका रिजल्टेंट इक्वेशन है। तो रिजल्टेंट इक्वेशन अगर आप देखोगे तो ये भी एक्चुअली वेव का इक्वेशन है, क्योंकि हमने जो दो वेव का इक्वेशन चालू किया था a साइन 2 पाई n1 t और a साइन 2 पाई n2 t, x हमने जीरो डाल के रखा हुआ है, तो इसका भी x तो जीरो ही होगा ना। तो जो दो वेव इक्वेशन से उन्होंने चालू किया था, लास्ट में भी जो दोनों को मिला के हमें y मिल रहा है वो भी वेव का ही इक्वेशन मिल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो हमें जो नया वेव मिलता है वो भी वेव ही मिलता है, पर इस वेव में देखो खासियत क्या है, where new frequency is mean of individual frequencies and amplitude A depends on time. It changes with time. जो नया वेव आया तुम्हारे पास, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी n है वो क्या है बताओ, n1 प्लस n2 अपॉन 2। मीन मतलब होता है एवरेज। तो जो नई फ्रीक्वेंसी है वो दोनों जो इंडिविजुअल आपके वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी n1 n2 उसका मीन के बराबर है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ वेव वेयर न्यू फ्रीक्वेंसी इज मीन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज। नया फ्रीक्वेंसी दोनों फ्रीक्वेंसीज का मीन है, यानी कि एवरेज है। और अगर इसका एम्पलीट्यूड आप चेक करोगे, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2a cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। तो एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड करता है। अब टाइम तो भाई चेंज होगा ही, टाइम तो आगे बढ़ेगा ही ना। तो जैसे जैसे टाइम का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे आपका एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। मतलब एम्पलीट्यूड इस वेव के लिए कांस्टेंट नहीं है जो नया वेव प्रोड्यूस हुआ है, बल्कि एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड ए चेंजेस विथ टाइम। तो ये जो नया वेव तैयार हुआ है दोनों वेव्स को मिलाकर, ये जो नया वेव है आपका, इसमें एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं है पार्टिकल का। एक ही पार्टिकल को पकड़ा है उन्होंने, याद रखना, शुरुआत वाले पार्टिकल को पकड़ा। ऐसा सबके साथ होगा, हम एक पार्टिकल की ही बात कर रहे हैं। उस एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं है, बल्कि टाइम के हिसाब से एम्पलीट्यूड बदलता जाता है। और साथ ही साथ आपका जो ये फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, पर वो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा, जो दोनों वेव्स का अपना अपना फ्रीक्वेंसी था उसका एवरेज जब लोगे तो वो नया फ्रीक्वेंसी बन जाएगा पार्टिकल के वाइब्रेशन का। समझ गए? तो इसका मतलब जो आपका ये नया वेव बना है जिसको हम लोग बीट्स बोल रहे हैं कि बीट्स प्रोड्यूस हुआ है, उसमें अगर पार्टिकल्स को देखोगे तो पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान देना, स्टेशनरी वेव के साथ इसको हम लोग कंपेयर भी करेंगे। स्टेशनरी वेव में क्या होता था कि हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग था। जैसे स्टेशनरी वेव्स है तो इसमें अगर मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल अगर नोड है तो ये ज़िंदगी में कभी ऑसिलेट ही नहीं करेगा, फिक्स रहेगा। इसका एम्पलीट्यूड इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, और एंटी नोड पे सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड। फिर बाद में एम्पलीट्यूड कम होने लगेगा, ज़ीरो हो जाएगा, फिर बाद में एम्पलीट्यूड बढ़ने लगेगा, और फिर आपका एंटी नोड आ जाएगा। मतलब ऐसे अलग अलग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग था, लेकिन एम्पलीट्यूड किसी पार्टिकल का फिक्स है। जैसे इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा, हमेशा ये दो के बीच में ही ऑसिलेट करेगा। इसका अब आगे एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑसिलेट होगा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ऑसिलेट होगा, इसका भी एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर ये पार्टिकल ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है, नोड है, तो ये कभी ऑसिलेट नहीं करेगा, इसका एम्पलीट्यूड जीरो है तो जीरो ही रहेगा। ये हो गया आपका स्टेशनरी वेव का। लेकिन जब बीट प्रोड्यूस होता है, स्टेशनरी वेव, लेकिन जब बीट प्रोड्यूस होता है तो बीट के लिए एम्पलीट्यूड क्या दिया हम लोगों ने, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज होते जाता है। तो इसका मतलब इसके अगर किसी पार्टिकल को देखोगे आप तो इसकी तरह किसी भी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं होगा। इसमें तो अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंड कर रहा था।
इसमें सारे पार्टिकल का हाल एक जैसा ही है, और किसी पार्टिकल को पकड़ोगे तो उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड उस पार्टिकल का ही फिक्स नहीं रहता है, बल्कि टाइम के साथ बदलता है। इसका अगर किसी पार्टिकल को पकड़ो तो एम्पलीट्यूड तो फिक्स रहेगा, कहाँ इतना ही एम्पलीट्यूड होगा। इसका किसी पार्टिकल को पकड़ लोगे ना तो उसका एम्पलीट्यूड ही टाइम के साथ चेंज होता जाएगा। ये मैं बीट्स की बात कर रहा हूँ। एम्पलीट्यूड पहले बढ़ेगा, उसके बाद मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर धीरे 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 कम होके ज़ीरो हो जाएगा, और फिर बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, मतलब वैक्सिंग आ गया, फिर धीरे धीरे कम होकर ज़ीरो, वेनिंग आ गया, और फिर धीरे धीरे आपका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मैक्सिमम हो गया। इस तरीके से चलता जाएगा, और ऐसा हर पार्टिकल के साथ होगा। समझे? तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर सपोज करो आपने यहाँ पे कान लगा के रखा हुआ है अपना, तो आपको पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, कम होगा, ज़ीरो होगा, फिर बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, कम होगा, ज़ीरो होगा। और आपको यहाँ पे जो साउंड सुनाई देगा वो साउंड कैसा सुनाई देगा? बीट्स वाला साउंड सुनाई देगा, कि बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, और आपको वैक्सिंग वेनिंग सुनाई देगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी। लेकिन स्टेशनरी वेव में अगर आप कान लगाओगे, और ये कान आप यहाँ पे भी लगाओगे तब भी वही सेम चीज़ बीट सुनाई देगा, यहाँ लगाओगे तो भी वही। हर पार्टिकल का हाल यही है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा। स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होगा। स्टेशनरी वेव में अगर आपने नोड पे कान लगा लिया तो आपको आवाज़ कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, हमेशा ज़ीरो रहेगा। आपने अगर सपोज करो कान यहाँ पे लगाया इस पार्टिकल के पास, तो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी। आपने अगर बीचों बीच एंटी नोड पे कान लगा दिया तो आपको ऊंची आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन वो ऊंची आवाज़ कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। एम्पलीट्यूड इसका फिक्स है ना यहाँ पे, तो हर पॉइंट पे आपको अलग अलग आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन किसी एक पॉइंट पे कान फिक्स कर दोगे तो आपकी आवाज़ भी फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप कान फिक्स करते हो तो उसका एम्पलीट्यूड ही पार्टिकल का कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि चेंज होता रहता है। तो आपको बीट सुनाई देगा, और वो हर पॉइंट पे ऐसा हाल होगा। तो ये आपके बीट्स में और स्टेशनरी वेव में डिफरेंस है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स या बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे? तो हम लोग सबसे पहले वैक्सिंग की बात कर लेते हैं। तो वैक्सिंग कब होगा बताओ? वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। आपका एम्पलीट्यूड होना चाहिए मैक्सिमम। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू डालो यहाँ पे। एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या आएगा? देखो 2a cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। ये हो जाएगा 2a cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? अब देखो cos का मैक्सिमम वैल्यू प्लस और माइनस 1 हो सकता है। हम प्लस और माइनस दोनों वैल्यू मान के चलेंगे। तो cos का मैक्सिमम वैल्यू प्लस और माइनस 1 होता है। तो प्लस और माइनस 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस 2a हो जाएगा। ये 2a कैंसिल, तो cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी का मैक्सिमम वैल्यू प्लस और माइनस 1 आता है। ये तो हम जानते ही हैं। इससे क्या होगा आपका? ये वाला जो एंगल देखो, cos थीटा अगर प्लस और माइनस 1 है, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं फिर बात कर लेता हूँ। अगर cos थीटा प्लस और माइनस 1 है तो क्वाड्रेंट आपको याद है ना? cos थीटा प्लस और माइनस 1 कहाँ पे होता है? यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू प्लस 1 होता है और यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू माइनस 1 होता है। तो ये एंगल क्या है बताओ? 0 है। फिर ये एंगल 180 डिग्री मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई से चलता रहेगा। तो अगर मान लो cos थीटा का वैल्यू प्लस और माइनस 1 है, तो ये जो थीटा है आपका पाई n1 माइनस n2 इंटू टी, ये क्या हो जाएगा? अगर cos थीटा प्लस और माइनस 1 है तो थीटा का वैल्यू 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई से चलेगा ना। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई डॉट डॉट डॉट। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू, अब इसको आप पी पाई लिख दो। जो पी जो है यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, डॉट डॉट डॉट। पी का वैल्यू 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, पी का वैल्यू 1 डालोगे तो पाई, पी का वैल्यू 2 डालोगे तो 2 पाई। ऐसा लिख दिया हमने। और यहाँ से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ से आप टी का वैल्यू निकाल लो, तो टी का वैल्यू क्या आएगा? पी अपॉन n1 माइनस n2। और फिर यहाँ पे टी का वैल्यू डालना स्टार्ट करो। पी का वैल्यू पहले 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 डालोगे तो 1 अपॉन n1 माइनस n2 हो जाएगा।
फिर 2 डालोगे तो 2/n1 माइनस n2 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब देखो ये वो टाइम है जब आपको वैक्सिंग सुनाई देता है इन टाइम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक तो शुरुआत में वैक्सिंग सुनाई देता है, फिर आपको 1/n1 माइनस n2 टाइम के बाद वैक्सिंग सुनाई देगा, फिर आपको 2/n1 माइनस n2 टाइम के बाद वैक्सिंग सुनाई देगा। तो आप एक काम करो, दो वैक्सिंग के बीच में टाइम गैप निकाल लो। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वैक्सीन्स, दो एक के बाद दूसरा वैक्सीन के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसे हम टी लिख देते हैं और इसे बोला जाता है इज टी कॉल्ड पीरियड ऑफ बीट्स। इसको पीरियड ऑफ बीट्स कहा जाता है, पीरियड ऑफ बीट्स। ठीक है, तो पीरियड ऑफ बीट्स क्या होगा बताओ। आप कोई भी दो बीट्स के बीच में, या सॉरी दो वैक्सीन के बीच के टाइम पीरियड निकाल लो, मतलब टाइम गैप निकाल लो, वही आपका पीरियड ऑफ बीट्स हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो आप आगे वाले में से पिछले वाले को माइनस कर दो, तो 1/n1 माइनस n2 माइनस 0, या फिर 2/n1 माइनस n2 माइनस 1/n1 माइनस n2, तो ये भी वैल्यू क्या आएगा 1/n1 माइनस n2। मतलब हर दो वैक्सीन के बीच में इतना ही गैप है। इसमें अगर आप ये ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसमें अगर आप ये भी ऐड करोगे तो आपको दूसरा मिल जाएगा। तो हर दो वैक्सीन के बीच में इतना गैप है और इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ बीट्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट जो होता है, बीट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो हमने लिख रखा है, कहाँ गया बीट फ्रीक्वेंसी, वो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पीरियड ऑफ बीट्स का रेसिप्रोकल। बीट फ्रीक्वेंसी n is equal to 1/t, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ बीट्स। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो n1 माइनस n2 हो जाएगा। यही है पीरियड ऑफ बीट्स। मतलब आपको दो वैक्सीन, मतलब n1 माइनस n2 ये आपका बीट फ्रीक्वेंसी है। मतलब दो वैक्सीन के बीच का जो गैप है उसका रेसिप्रोकल हमने ले लिया और आपको इतना बीट सुनाई देगा हर सेकेंड। और ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि डिफरेंस पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर मान लो सपोज करो मैं एक 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ले लूँ n1, और दूसरा मैं कौन सा ले लूँगा, एक सेकेंड, दूसरा मैं ले लेता हूँ लेट्स से 105 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 105 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, तो दोनों में डिफरेंस कितना होगा। अब देखो ये एक्चुअली डिफरेंस होता है, n इज इक्वल टू n1 माइनस n2, ऐसा होता है डिफरेंस। इन द सेंस हमें शुरुआत में पता नहीं था ना कि कौन सा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कौन सा कम है, तो 1 और 2 इंटरचेंज किया जा सकता है। तो जो डिफरेंस होगा उतना बीट्स आपको सुनाई देगा, उतना वैक्सिंग आपको सुनाई देगा और उतना वेनिंग आपको सुनाई देगा एक सेकेंड में। तो यानी कि आपको 5 वैक्सिंग सुनाई देगा या 5 वेनिंग सुनाई देगा एक सेकेंड में, अगर ये दो फ्रीक्वेंसी आप यूज़ करते हो। जो दो फ्रीक्वेंसी आप यूज़ कर रहे हो उसके बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही बीट्स आपको हर सेकेंड सुनाई देगा। तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू डिफरेंस इन द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज। लेकिन ये तो वैक्सिंग के लिए आया है कि हाँ चलो ठीक है, एक सेकेंड में आपको इतना वैक्सिंग सुनाई देगा, तो एक सेकंड में आपको वेनिंग भी उतना ही सुनाई देना चाहिए, तब बात बनेगी ना, क्योंकि वैक्सिंग वेनिंग अल्टरनेट चलता है। तो अभी आप देखोगे कि हम इसी तरीके से ये भी प्रूव कर देंगे कि दो वेनिंग्स के बीच में भी टाइम गैप इतना ही होता है और एक सेकंड में आपको वेनिंग्स भी इतना ही सुनाई देगा जितना वैक्सिंग सुनाई देता है। तो वेनिंग की कंडीशन पे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वेनिंग। अब वेनिंग के केस में क्या होगा बताओ, एम्पलीट्यूड आपका 0 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या होता है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला 2a cos pi n1 minus n2 into t। तो एम्पलीट्यूड इज 2a cos pi n1 minus n2 into t, और ये हो जाएगा आपका 0। तो ये भी वहां जाके 0 हो जाएगा, इसका मतलब cos pi n1 minus n2 into t इज इक्वल टू 0। अब देखो फिर से यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो cos थीटा का वैल्यू 0 यहाँ होता है और यहाँ होता है, यानी कि पाई बाई 2
3π/2 और फिर घूम के आओगे तो 5π/2। इन दोनों वैल्यूज़ पे आपका, इन दोनों एंगल्स पे आपका cos थीटा का वैल्यू 0 होता है। तो अगर cos थीटा 0 है तो इसका मतलब ये जो थीटा है आपका पाई n1 - n2 इंटू टी, ये या तो π/2 होगा या 3π/2 या 5π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पाई n1 - n2 इंटू टी विल बी इक्वल टू, ना से इसको आप कैसे लिख सकते हो, π/2 सब में कॉमन है और उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑड नंबर्स दिखेंगे 1 3 5 7, तो मैं उसे 2p - 1 लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे π/2 लिख देता हूँ। जहाँ पे p का वैल्यू याद रखना माइनस यूज़ किया है तो 1 से स्टार्ट होगा p का वैल्यू। p का वैल्यू 1 डालोगे इसमें तो 2 - 1 1 हो जाएगा, π/2 आ जाएगा। p का वैल्यू 2 डालोगे तो 4 - 1 3 आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा एंड सो ऑन। पाई और पाई यहाँ पे हो गया कैंसिल और n1 - n2 नीचे भेज दो तो t का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और ये t का वैल्यू क्या होगा 2p - 1, t का वैल्यू यहीं पे रहने दो, ये n1 - n2 यहाँ पे भेज दो, 2p - 1/2 2p - 1/2 n1 - n2। ठीक है, अब t के अलग अलग वैल्यूज देखते हैं। पहले आपको p का वैल्यू, शुरुआत किससे हो रहा है, p का वैल्यू 1 से, तो p का वैल्यू पहले 1 डाल दो। p का वैल्यू 1 डालोगे तो 2 - 1 1/2 n1 - n2 आ जाएगा। ठीक है, p का वैल्यू 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 - 1 3/2 n1 - n2। ऐसे अगर अगला वैल्यू डालोगे तो आपको आ जाएगा 5/2 n1 - n2 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ गए। यहां पे फिर से आपको क्या पीरियड ऑफ बीट्स निकालना है, पीरियड ऑफ बीट्स टी। यहां पे पीरियड ऑफ बीट्स टी क्या होगा, दो वेनिंग के बीच का गैप। तो दो वेनिंग के बीच का गैप, तो किसी भी वेनिंग में से, वेनिंग के टाइम में से पिछले वाले टाइम को माइनस कर दो, या तो दिस माइनस दिस या तो दिस माइनस दिस, कोई भी चलेगा, मैं पहला वाला यूज कर रहा हूँ। 3/2 n1 - n2 माइनस 1/2 n1 - n2, तो इससे आपको वेनिंग के बीच का गैप मिल जाएगा, दो वेनिंग के बीच का गैप। तो कितना हो जाएगा ये 2/2 n1 - n2 और 1/n1 - n2। ये हो गया पीरियड ऑफ बीट्स। और हमें पता है जो बीट फ्रीक्वेंसी होता है उसका रेसिप्रोकल होगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/t और n इज इक्वल टू 1/t, मतलब इसका रेसिप्रोकल n1 - n2। तो वेनिंग की जो बीच का गैप है वो भी सेम आपको वही मिला 1/n1 - n2, और एक सेकेंड में उतना ही वेनिंग सुनाई देगा आपको जितना आपको एक सेकेंड में वैक्सिंग सुनाई देता है। तो इसका मतलब एक सेकेंड में जितनी बार वैक्सिंग होगा अल्टरनेटली एक सेकेंड में उतनी बार वेनिंग होगा, और वही आपका बीट फ्रीक्वेंसी है। जैसे आपको एक सेकेंड में 5 बार वैक्सिंग और 5 बार वेनिंग सुनाई देता है, इसका मतलब आपकी बीट फ्रीक्वेंसी 5 है, क्योंकि आपको 5 बीट सुनाई दे रहा है हर सेकेंड। मतलब बीट का मतलब क्या बताया मैंने, एक वैक्सिंग और एक वेनिंग, तो हर सेकेंड में आपको 5 वैक्सिंग 5 वेनिंग सुनाई दे रहा है, तो आपकी बीट फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। 5 बीट्स पर सेकेंड, हर सेकेंड आपको 5 बीट्स सुनाई देता है। समझ गए। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फाइनली आया n1 - n2। वेनिंग से भी यही आ रहा है, वैक्सिंग से भी यही आ रहा है, इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फिक्स हो गया n1 - n2। तो बच्चों आगे बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बीट्स की। तो यहाँ पे आप देखो कि 2-3 एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया कि कहाँ पे हम लोग बीट्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये ट्यूनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको ट्यून करने के लिए बीट्स का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि दो इंस्ट्रूमेंट को सेम फ्रीक्वेंसी पे बजाया जाता है। अब दो इंस्ट्रूमेंट को सेम फ्रीक्वेंसी पे कैसे लाया जाए, तो मान लो आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, और दो इंस्ट्रूमेंट को हमको सेम फ्रीक्वेंसी पे बजाना है। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को साथ में बजाते हैं। जब दोनों को साथ में बजाओगे तो अगर मान लो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक की फ्रीक्वेंसी n1 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी n2 है, तो ये दोनों बीट्स प्रोड्यूस करते हैं। कितना बीट्स प्रोड्यूस करेंगे, n1 - n2, है ना। ये बीट फ्रीक्वेंसी इतनी है तो इतना बीट्स पर सेकेंड, हर सेकेंड ये प्रोड्यूस करते हैं जब दोनों को साथ में बजाया। तो
फिर हम लोग क्या करते हैं, एक को पकड़ के दोनों को एडजस्ट करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू करते हैं। एडजस्ट करते करते जैसे ही आपका बीट फ्रीक्वेंसी 0 यानी कि आपको बीट सुनाई देना बंद हो जाता है। अब बीट सुनाई देना बंद हो गया, इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी 0। बीट फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब क्या होता है, n का वैल्यू अगर मैं n1 माइनस n2 लूँ तो n1 माइनस n2 0 हो जाएगा, मतलब n1 इज इक्वल टू n2। इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो चुकी है। तो एडजस्ट करते करते जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो हमें बीट्स सुनाई देना बंद हो जाता है। जब बीट सुनाई देना बंद हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका मतलब दोनों ट्यून हो चुके हैं, दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे आ चुके हैं। और तब जब साथ में बजाया जाता है तो बड़ा ज़बरदस्त साउंड दोनों से आता है और सुनने में बड़ा मज़ा आता है जब आपके इंस्ट्रूमेंट्स ट्यून हो चुके होते हैं। तो एक तो भाई ये ट्यूनिंग के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए हम लोगों ने बीट का कॉन्सेप्ट का यूज़ किया यहाँ पे। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो रडार, ट्रैफिक पुलिस, सोनार, इन सब चीज़ों में भी यूज़ होता है इसका। रडार मतलब जो एरोप्लेन में हम यहाँ पे इस सिस्टम का यूज़ करते हैं रडार का। जैसे मान लो हमारे जो प्लेन्स जाते हैं तो हमको उसका पोजीशन कैसे पता चलता है या स्पीड कैसे पता चलता है। अगर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहा है या प्लेन ही उड़ रहा है तो हम यहाँ से कंट्रोल रूम से ये पता कर सकते हैं कि उस प्लेन की स्पीड कितनी है। तो प्लेन की स्पीड कैसे पता चलता है बताओ। जैसे मान लो प्लेन उड़ रहा है तो यहाँ पे एक्चुअली में डॉपलर इफेक्ट का यूज़ होता है। इन सारे केसेस में डॉपलर इफेक्ट का यूज़ होता है। डॉपलर इफेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, बड़ा सिंपल चीज़ है। जैसे अगर मान लो सपोज करो कोई आपका सोर्स है जहाँ से साउंड निकल रहा है और ये मान लो f फ्रीक्वेंसी का साउंड छोड़ रहा है या f0 फ्रीक्वेंसी का साउंड छोड़ रहा है। अगर यहाँ पे कोई बंदा रुका हुआ है और उसे सुन रहा है तो इसे जो सुनाई देगा साउंड की फ्रीक्वेंसी वो भी f0 ही सुनाई देगी। लेकिन अगर मान लो ये जो आपका सुनने वाला पर्सन है जिसको लिसनर बोला जाता है या ऑब्जर्वर बोला जाता है, अगर ये भागने लग जाए या फिर स्पीकर इससे दूर भागने लग जाए, मान लो स्पीकर ट्रक में रखा हुआ ये भागने लग जाए या दोनों ही एक दूसरे से दूर भागने लग जाए या दोनों ही एक दूसरे के पास आने लग जाए, कहने का मतलब है ये है कि दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस चेंज होने लगे, दोनों रिलेटिवली मूव करने लग जाए, तो जो फ्रीक्वेंसी ये छोड़ रहा है वो फ्रीक्वेंसी का साउंड इसे सुनाई नहीं देगा बल्कि कुछ और ही सुनाई देगा। अगर दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो इसको इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, मतलब फ्रीक्वेंसी कुछ और इमिट हो रहा है, उसको सुनाई कुछ और दे रहा है। और अगर सपोज करो दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं तो इसे कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। तो इसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। जब लिसनर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो तो जो फ्रीक्वेंसी छोड़ा जाता है वो फ्रीक्वेंसी से सुनाई नहीं देता है, इसे कुछ और सुनाई देता है, जिसे हम लोग अपैरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। तो यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। कहाँ पे, जैसे हम आपका कंट्रोल रूम है, यहाँ पे सोर्स होता है, यहाँ से आपको साउंड छोड़ा जाता है और यहीं पे रिसीवर भी रहता है। तो पहले तो साउंड यहाँ से छोड़ा जाता है, ये साउंड इससे दूर जा रहा है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में जो फ्रीक्वेंसी वो अलग है। और ये जो सपोज करो यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि प्लेन जो है साउंड को रिसीव कर रहा है। अब ये साउंड प्लेन के पास आ रहा है, तो साउंड अगर प्लेन के पास आ रहा है तो प्लेन जो है, मान के चलते हैं कि प्लेन उस साउंड को सुन रहा है, प्लेन एक ऑब्जर्वर है, लिसनर है। तो प्लेन जो साउंड निकल रहा है उससे अलग साउंड प्लेन के पास पहुंचेगा। क्यों बताओ, मान लो प्लेन के पास रिसीवर रखा हो तो इसके पास अलग साउंड पहुंचेगा। रीज़न क्या है कि भाई आपका प्लेन जो है वो मूव कर रहा है, आपका लिसनर, मान लो प्लेन जो है लिसनर है या प्लेन सुनना चाहता है साउंड को, तो सोर्स में से साउंड तो किसी और फ्रीक्वेंसी की निकल रही है पर प्लेन के पास पहुंच किसी और फ्रीक्वेंसी की रही है, क्योंकि प्लेन मोशन में है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। अच्छा ठीक है। उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, मान लो यहाँ तक F1 साउंड पहुँचा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर F1 साउंड आएगा, लेकिन अब इसको जो सुनाई देगा या रिसीवर के पास जो साउंड आएगा वो फिर से साउंड यहाँ पे बदल जाएगा। क्यों बताओ, क्योंकि अब आपका जो ये साउंड है वो पास में आ रहा है और यहाँ पे फिर से ये जो सोर्स है, उस सोर्स, अब तो यही सोर्स बन गया ना, वो मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है, तो सोर्स और लिसनर के बीच में फिर से रिलेटिव मोशन हुआ, तो जो साउंड ये छोड़ेगा उससे अलग साउंड यहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ पे दो बार डॉपलर इफेक्ट हुआ। एक जाते समय डॉपलर इफेक्ट हुआ कि सोर्स छोड़ कुछ और रहा है,
यहाँ पे प्लेन रिसीव कुछ और कर रहा है क्योंकि दोनों के बीच में मोशन है। और जब रिफ्लेक्ट करेगा ये प्लेन जब रिफ्लेक्ट करेगा मतलब प्लेन सोर्स बन गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ कि ये छोड़ कुछ और रहा है, यहाँ पे ये रिसीव कुछ और करेगा, क्योंकि अगेन सोर्स और लिसनर के बीच में आपका रिलेटिव मोशन हो गया। इस चक्कर में होता क्या है कि भाई हम भेजते कुछ और है साउंड का फ्रीक्वेंसी और मिलता वापस कुछ और है, और इन दोनों के बीच में एक इक्वेशन होता है डॉपलर इफेक्ट का। उस डॉपलर इफेक्ट में जब ये इक्वेशन, ये वैल्यूज हम डाल देते हैं कि हमने कौन सा फ्रीक्वेंसी छोड़ा और हमें कौन सा मिला, जब ये वैल्यूज हम उस इक्वेशन में डाल देते हैं डॉपलर इफेक्ट के, तो हमें ये पता चल जाता है कि आपका प्लेन जो है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है। तो डॉपलर इफेक्ट के इक्वेशन से, डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करके हम लोग प्लेन का स्पीड पता कर लेते हैं, समझे। और ये आपका सिस्टम कहलाता है रडार। एग्जैक्टली सेम चीज़ ट्रैफिक पुलिस वाले भी करते हैं। जैसे मान लो ट्रैफिक पुलिस वालों को पता करना है कि गाड़ी किस स्पीड से गई है, तो बस प्लेन की जगह पे गाड़ी आ जाएगा, तो उनके पास वो गन होता है, उससे साउंड भेजते हैं, टकराता है, वापस आता है, जो फ्रीक्वेंसी भेजा रहता है उससे अलग फ्रीक्वेंसी आता है। अगेन वो जो आपका मशीन है उसको कैलकुलेट करके दे देता है कि किस स्पीड से गाड़ी गई है। सेम चीज़ हम लोग सोनार में भी यूज़ करते हैं। सोनार में क्या करते हैं, साउंड वेव्स पानी के अंदर भेजते हैं ऐसे, और उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जो गया और जो आया उसमें डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी में, और हम लोग फिर डॉपलर इफेक्ट के हेल्प से ये पता कर लेते हैं कि आपका जो, मतलब मानो कोई नदी या समंदर है, उसमें हमने भेजा है कि वेव, साउंड वेव टकरा के ये वापस आ जाता है, तो हम लोग पता कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो पूरा डेप्थ है इसका, समंदर का, ये डेप्थ कितना है। तो सोनार का यूज़ किया जाता है डेप्थ मेजर करने के लिए, समझे। नदी का या समंदर का जो डेप्थ होता है ये मेजर करने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो ये तो भाई आपका इस तरीके से हम बीट्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बीट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे बीट्स कहाँ से है, देखो बीट्स कैसे यहाँ पे मिलता है। ये जो पर्सन है यहाँ पे आपका सोर्स जो उसने साउंड छोड़ा था, तो उससे पहले तो F0 साउंड उसने छोड़ा और रिटर्न क्या आ रहा है, F2 आ रहा है। तो जब F0 F2 देखोगे तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो इसमें जो भी डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी में उतना बीट्स प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पे, समझे। और उसी बीट्स के सहारे कितना डिफरेंस है, कितना बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसी का वैल्यू जब हम लोग डॉपलर इफेक्ट में यूज़ करते हैं तो हम लोग को स्पीड पता चल जाता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंस ही तो देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस है भेजे हुए साउंड में, वापस आते हुए साउंड में। डिफरेंस मतलब क्या, जितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा उतना ही बीट सुनाई देता है हर सेकेंड में, समझे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉपलर इफेक्ट और बीट्स दोनों का यूज करना पड़ता है इन सारी चीजों में। थर्ड केस है आपका अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी ढूंढना। तो आप क्या करो, ऐसे दो ऑब्जेक्ट या दो इंस्ट्रूमेंट ले लो, एक का फ्रीक्वेंसी हमें पता है और एक का फ्रीक्वेंसी नहीं पता है। तो मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, ये हमें पता है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बजाना चालू कर देंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर आपका अननोन फ्रीक्वेंसी है कोई, तो हम क्या करेंगे, इस अननोन फ्रीक्वेंसी को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी के साथ बजाना चालू कर देंगे। कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिससे अगर ये मैच कर गया, जैसे मान लो अगर सपोज करो इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, अननोन फ्रीक्वेंसी, हमें पता नहीं क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से बजाएंगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बजा के देखेंगे इसके साथ। तो जब दोनों को आप बजाओगे तो यहाँ पे बीट्स प्रोड्यूस होता है और आपको बीट्स सुनाई देता है, समझे। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लाके देखते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाओगे, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी लाओगे जिसपे बीट सुनाई देना बंद हो जाएगा। बीट सुनाई देना बंद हो गया, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, इसलिए बीट्स जो है वो जीरो हो जाता है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड जीरो हो जाता है। जैसे जीरो हम समझ जाएंगे दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। मान लो हमने कहीं से 250 हर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी लाया और जब 250 हर्ट्ज इसके साथ बजाया दोनों साथ में, तो बीट सुनाई देना बंद हो गया, तो मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। तो इस इंस्ट्रूमेंट का भी जो फ्रीक्वेंसी है वो 250 हर्ट्ज हो जाएगा, समझे। इस तरीके से हम अननोन फ्रीक्वेंसी का पता लगा लेते हैं बीट्स के सहारे, समझे। तो इसमें एक और चीज़ थी बच्चों, वो ये था कि
मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग बीट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग दो जो फ्रीक्वेंसी लेते हैं, साउंड लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे एक 100 हर्ट्स लिया तो एक 104 हर्ट्स, सिर्फ 4 हर्ट्स का गैप है, 3 हर्ट्स का गैप है। ऐसा इसीलिए कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने ज़्यादा गैप ले लिया तो आपका बीट्स प्रोड्यूस नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल बीट्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, डिफरेंस कितना है, 4 बीट्स पर सेकेंड। तो हमारा जो माइंड है वो 4 बीट्स पर सेकेंड को बड़े आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकता है कि हाँ 4 बीट सुनाई दिया। लेकिन अगर आपने गैप बहुत ज़्यादा ले लिया, मान लो 50 हर्ट्स का गैप ले लिया, एक 100 और ये 50 हर्ट्स, तो इसका मतलब आपको 50 बीट सुनाई देगा हर एक सेकेंड में। अब सोचो हर एक सेकेंड में अगर 50 बार वैक्सिंग मीनिंग सुनाई देगा तो आपका कान या आपका माइंड जो है वो उसे परसीव नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि कितने बीट्स हो रहे हैं, वो एक कंटिन्यूस साउंड उसको सुनाई देगा, क्योंकि एक सेकेंड में 50 बार वैक्सिंग मीनिंग हो चुका है। तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें ऐसा लगेगा कि कांस्टेंट साउंड है जो हमारे कान में आ रहा है। तो ज़्यादा बीट्स अगर हर सेकेंड में प्रोड्यूस करोगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम बोला यह जाता है कि अगर आपको सुनना है बीट्स अच्छे से तो आपको जो दोनों के बीच का गैप है वो कम रखना पड़ेगा, ताकि कम बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस हो। और अगर आप ज़्यादा गैप रखोगे तो बीट्स तो प्रोड्यूस होगा, बस हम उसे फील नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और कुछ नहीं। ठीक है, तो समझ में आया बात। तो यहाँ पे देखो 3 आपके पास एप्लीकेशंस आप समझ सकते हो यहाँ पे। ट्यूनिंग फोक को इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करना, रडार, ट्रैफिक पुलिस, सोनार, डॉपलर इफेक्ट और बीट्स प्रोडक्शन जो है वो दोनों यूज़ होता है इसके अंदर, इन तीनों सिस्टम में। और उसके बाद फिर अननोन फ्रीक्वेंसी का पता करना, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ बीट्स यहाँ पे है। तो लास्ट टॉपिक बच्चों यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं लाउडनेस। देखो लाउडनेस का सिंपल सा मतलब होता है कि साउंड आपका कितना तेजी से आ रहा है। मतलब लाउडनेस एक्चुअली आप एक हिसाब से समझ सकते हो कि इंटेंसिटी से रिलेटेड है, जितना ज़ोर से साउंड आ रहा है वो उसका लाउडनेस हो जाएगा। और लाउडनेस आपके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और इंटेंसिटी आपके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो साफ साफ मतलब है यहाँ पे कि आपका जो, अच्छा इसमें एक चीज़ और रह गया था, शायद आपकी बुक में लिखा रहेगा वैक्सिंग वेनिंग के टाइम पे, कि आपका जो इंटेंसिटी है, याद रखना, मैं आप लिख देता हूँ यहाँ पे, किसी भी वेव का इंटेंसिटी जो होता है कि कितना ज़ोर से साउंड आ रहा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये शायद बात मैंने आपको पहले भी बता रखा होगा, हाँ शायद पहले बता रखा है आप लोगों को। तो इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, और जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा लाउडनेस होता है। तो हम जनरली लाउडनेस के टर्म्स में बात करते हैं, ना कि इंटेंसिटी के टर्म्स में। लाउडनेस ज़्यादा है मतलब साउंड बहुत ज़ोर से आ रहा है। और लाउडनेस को मेजर करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं वो होता है डेसिबल, डेसिबल्स। हम लोग उसको डेसिबल यानी कि डीबी में मेजर करते हैं। डीबी में मेजर करने के लिए फॉर्मूला देखो क्या होता है साउंड का, कि डीबी में अगर आपको मेजर करना है तो आप यूज़ करोगे 10 log to the base 10, नहीं log to the base 10 होता है ना, एक सेकंड में चेक करो, भूल गया मैं, नहीं 10 log to the base 10 होता है, सॉरी 10 log to the base 10 I upon I नॉट, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे I मतलब क्या हो जाएगा, आपका साउंड का जो भी इंटेंसिटी है उसका वैल्यू डाल दो, और I नॉट जो होता है वो मिनिमम इंटेंसिटी होता है जो एक इंसान सुन सकता है। मिनिमम इंटेंसिटी ह्यूमन कैन हियर, ह्यूमन कैन हियर, ये इंसान जो सबसे कम, मतलब इससे कम अगर इंटेंसिटी का साउंड किसी ने प्रोड्यूस किया तो वो इंसान सुन नहीं पाएगा। और इसका वैल्यू करीबन होता है आपका 10⁻⁻12 वैट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मैं वापस से कंफर्म कर लूँ, मुझे याद नहीं रहता है, हाँ ठीक है, वैट पर मीटर स्क्वायर। ये सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी है जो कि इंसान सुन सकता है, तो ये वैल्यू फिक्स है। तो आपकी जितनी भी साउंड की इंटेंसिटी है उसका वैल्यू यहाँ पे डाल दो, इसको कैलकुलेट कर लो, और वो जो भी वैल्यू आएगा वो डेसिबल में मेजर किया जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लो आई का वैल्यू मैं I नॉट डाल देता हूँ तो ये log 1 हो जाएगा। log 1 हमेशा 0 होता है, तो log 1 0 हो जाएगा, तो आपका बीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका 0 डेसिबल है,
0 डेसिबल जो है वो लोएस्ट साउंड है जो इंसान सुन सकता है, और उसके बाद अगर आपकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे उससे ज़्यादा तो आपका ये डेसिबल में बढ़ता जाएगा। समझ गए? एंड आई थिंक जो सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम साउंड सुन सकता है इंसान वो 120 डेसिबल होता है। मैंने कहीं इसमें लिखा हुआ है, आपने पढ़ा था, मैक्सिमम टॉलरेबल साउंड फॉर अ ह्यूमन ईयर। आपका कान जो सबसे ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम साउंड बर्दाश्त कर सकता है वो 120 डेसिबल के। 120 डेसिबल से ज़्यादा साउंड किसी ने प्रोड्यूस किया और आपके कान पर पहुंचा तो आपका कान का पर्दा फट जाएगा। समझे? तो ये लाउडनेस, कितनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है, उसका मेजरमेंट है ये, और हम किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। उसका एक और यूनिट है बेल, और बेल जो होता है वो 0.1 डेसिबल होता है। ठीक है, 1 बेल इज इक्वल टू 0. उल्टा लिख दिया मैंने। 1 डेसिबल इज इक्वल टू 0.1 बेल होता है। 1 डेसिबल 0.1 बेल के बराबर है। ठीक है, एक कंफर्म कर लो। हाँ, 1 डेसिबल इज इक्वल टू 0.1 बेल के बराबर है। तो बेल एक और यूनिट हो गया इसका, साउंड का। बेल और डेसिबल में आपका रिलेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। हालांकि ज़्यादातर हम लोग डेसिबल ही यूज़ करते हैं और ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं डेसिबल में साउंड के लाउडनेस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका पिच। अब देखो, पिच का मतलब क्या होता है? पिच मतलब साउंड का कि आपका जो साउंड है कितना श्रिल है, पतला है, या भारी है, या मोटा है। जैसे मान लो लड़कियों का जो साउंड होता है वो हाई पिच्ड होता है। हाई पिच मतलब साउंड श्रिल होगा, पतला होगा, जैसे लड़कियों का होता है। और अगर मान लो आवाज़ मोटी है, भारी है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे कि उसकी पिच लो है। लो पिच, हाई पिच, समझ गए ना? हाई पिच लड़कियों का होता है, लड़कों का साउंड का पिच लो होता है। तो पिच जो होता है वो मोटा पतला आपको बताएगा कि साउंड मोटा है या पतला, मतलब साउंड हाई पिच है कि लो पिच है। मोटा मतलब लो पिच, पतला मतलब हाई पिच। लड़कों के साउंड का पिच लो होता है, लड़कियों के साउंड का पिच हाई होता है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पिच डिपेंड करता है, पिच किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच हाई होगा। लड़कियों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो पिच हाई है। तो हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगा। लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी कम, इसका मतलब उसका पिच भी कम। तो लड़कों की वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम होती है, लो पिच साउंड होता है। लड़कियों की वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वो हाई पिच साउंड होता है। समझ गए? ये तो बात हो गई पिच की। एंड तीसरा आपका लास्ट केस है यहाँ पे, वो है क्वालिटी। या तो इसको क्वालिटी ऑफ साउंड बोलो या टिम्बर ऑफ साउंड बोलो। टिम्बर और क्वालिटी दोनों एक ही चीज़ है। अब क्वालिटी और टिम्बर क्या होता है? देखो, ऐसा हो सकता है कि दो साउंड है, दोनों का पिच सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। तो अगर दो साउंड का एम्पलीट्यूड सेम है, इसका मतलब दोनों का लाउडनेस सेम है, एक जैसी इंटेंसिटी का साउंड आ रहा है। और उन दोनों साउंड का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो दोनों का जो पिच है वो भी सेम है। उसके बाद भी दोनों साउंड आपको अलग नज़र आ सकता है, चांसेस है। जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरी उम्र के एक दो लोग और हैं, वो भी बोल रहे हैं, तो अगर हम लोग हम उम्र हैं, एक उम्र के लोग ही हैं, तो लगभग हमारे, अब सब लड़के ही हैं मान लो, तो सबकी फ्रीक्वेंसी लगभग एक जैसी होगी, मतलब पिच लगभग सबका सेम है। और हम मान लो एक जैसे तरीके से बोल रहे हैं, मतलब ना कोई ज़ोर से बोल रहा है ना हल्के से बोल रहा है, एक ही इंटेंसिटी के साथ बोल रहा है। तो मान लो हम 3-4 लोग हैं, एक ही इंटेंसिटी से बोल रहे हैं, एक ही एज ग्रुप के लोग हैं, तो आपका पिच भी सेम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी सेम हो जाएगा, सब कुछ सेम हो जाएगा। तो भी आपको पता है कि हम सबकी आवाज़ एक जैसी नहीं आएगी। आप पहचान जाओगे कि हाँ भाई, ये मैं बोल रहा हूँ, सागर बोल रहा है, ये रमेश बोल रहा है, ये सुरेश बोल रहा है। सबका पिच सेम है, सबकी इंटेंसिटी सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड सेम है, तब भी आवाज़ में फ़र्क है। और ये फ़र्क क्वालिटी की वजह से आता है, टिम्बर की वजह से आता है। देखो, जब साउंड निकलता है तो साउंड ऐसा नहीं, देखो जैसे अगर मैं साउंड को वेव के फॉर्म में बनाऊं,
मुझे मालूम है कॉम्प्रेशन रेरिफेक्शन होता है, लेकिन वेव के फॉर्म में भी आप बना सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। तो आपके दिमाग में साउंड कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म में आएगा, मतलब प्यारा सा फ्रीक्वेंसी का साउंड। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा होता है। जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, वो कुछ इस तरीके का साउंड निकाल रहा है, तो इसमें आप देखो थोड़ा सा वेरिएशन होता है। और कोई दूसरा पर्सन है, मान लो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 मीटर का है, कोई दूसरा पर्सन है वो ऐसा साउंड निकाल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखो कि दोनों साउंड में डिफरेंस है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। देखो एक साइकिल इसका यहाँ पे खत्म हुआ, तो इसे एग्जैक्टली सेम जगह पे इसका भी एक साइकिल कंप्लीट हुआ दूसरे आदमी का। इसका अगर एम्पलीट्यूड 2 है तो इसका भी एम्पलीट्यूड 2 है, तो दोनों साउंड का एम्पलीट्यूड सेम है, यानी कि लाउडनेस सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है दोनों का, दोनों सेम टाइम में साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तो दोनों का पिच भी सेम है। तो भी आप देखो कि वेव फॉर्म में डिफरेंस है, मतलब इसमें वेव फॉर्म में हल्का सा आपका जो फ्लक्चुएशन है और यहाँ पे फ्लक्चुएशन है वो दो अलग अलग है। तो ये साउंड आपको अलग तरीके का सुनाई देगा और ये साउंड आपको अलग तरीके का सुनाई देगा। तो ये जो थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं उसके वेव फॉर्म में साउंड के, इससे क्या हो जाता है, आपको दो साउंड अलग अलग सुनाई देता है, भले ही दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो हम बोलेंगे कि इस साउंड का क्वालिटी अलग है, इस साउंड का क्वालिटी अलग है। अच्छा, जो जितना स्मूथ कर्व बनाएगा, जितने कम फ्लक्चुएशंस होंगे, वो उतना ही प्यारा साउंड सुनने में लगता है। और जिसमें उबड़ खाबड़ ज़्यादा होगा तो उसका जो साउंड होता है वो बहुत ही, वो थोड़ा सा कान में चुभने वाला साउंड होता है, समझे। अगर मान लो मैं एक सीरीज ऑफ साउंड ऐसे ही प्रोड्यूस करता हूँ, जैसे मान लो वायलिन से प्रोड्यूस कर रहा हूँ या फ्लूइड गिटार से प्रोड्यूस करता हूँ, एक ऐसे सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड्स, ठीक है, जो जिनके जो जो अगर अरेंज हम करें एक हिसाब से, तो अगर मान लो एक ऐसा सीरीज ऑफ साउंड्स आता है जो हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और उनके फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो गैप होता है वो गैप भी एक तरीके से सिस्टमैटिक होता है। एक सीरीज ऑफ साउंड्स में लेके आता हूँ अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का, और उन फ्रीक्वेंसीज के बीच का गैप अगर सपोज करो एक सिस्टमैटिक तरीके से गैप उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, तो ऐसे सीरीज ऑफ साउंड्स को जो हमारे कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसे हम लोग म्यूजिक कहते हैं, समझे। लेकिन अगर सपोज को रैंडम बहुत सारा साउंड अगर प्रोड्यूस हो गया, जिसका फ्रीक्वेंसीज कोई भी फ्रीक्वेंसीज कभी भी प्रोड्यूस किए जा रहा है और रैंडम तरीके से बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड आपको सुनाई देते हैं, तो ऐसे साउंड को हम लोग नॉइज बोलते हैं, और ये नॉइज हमारे कानों को बड़ी तकलीफ देता है, समझ गए। तो यहाँ पे क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी और मतलब सेम पिच और सेम एम्पलीट्यूड, यानी कि सेम आपका लाउडनेस, अगर दो साउंड दोनों का लाउडनेस सेम है और पिच सेम है, उसके बाद भी दोनों में डिफरेंस रह जाएगा, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस इसके वेव फॉर्म में आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो दोनों केस में आप देख सकते हो एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि लाउडनेस सेम है और पिच सेम है, फिर भी दोनों की क्वालिटी अलग अलग होगी, और जो अलग होगा उसको हम लोग क्वालिटी बोलते हैं कि भाई ये साउंड की क्वालिटी अलग, इस साउंड की क्वालिटी अलग। इससे आपको ये साउंड अलग सुनाई देगा और ये साउंड अलग सुनाई देगा, क्योंकि इसके जो वाइब्रेशंस है इसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको नज़र आ जाएंगे, और ये जो हल्के फुल्के डिफरेंसेस है उसकी वजह से साउंड अलग हो जाता है। तो ये जो अलग करता है उसको हम लोग क्वालिटी बोलते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं, कि इसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है। मैंने बता दिया आपको कि जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतना ही वो अच्छा सुनने में लगेगा, जितना उबड़ खाबड़ होगा उतना कान को तकलीफ देने वाला होगा, समझ गए। उसके बाद कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखे रखा हुआ है, मेरे हिसाब से शायद उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज तक कभी आया नहीं है, एक बार देख लेना, पढ़ लेना, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बता के रखा हुआ है। तो फाइनली बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म, थियरी पार्ट खत्म हो चुका है। आगे हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर अगले चैप्टर की ओर बिल्कुल बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।